Assalamu alaikum everyone. You are watching Juris Tales and this is me कायनात फातिमा। हमारी पास पेपर्स की सीरीज जारी है और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर 2022 का कवर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेडमार्क किस तरह से इन्फ्रिंज होता है और ये हमें विद रेफरेंस बताना है कि किस पाकिस्तानी लॉ के अंदर इस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का जिक्र हुआ है। ठीक है, हमें पर्टिकुलर प्रोविजंस भी प्रोवाइड करने हैं। तो इससे पहले कि हम पर्टिकुलर प्रोविजन की तरफ जाने, हम थोड़ा ट्रेडमार्क का इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर ट्रेडमार्क होता क्या है, ताकि हमें प्रोविजन बिल्कुल क्लियरली समझ आए। तो ट्रेडमार्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली ट्रेडमार्क एक डिस्टिंक्टिव साइन होता है, यानी कि एक ऐसा सिंबल होता है जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से सेपरेट करता है। ठीक है, उनके अंदर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। हर एक बिजनेस का अपना सिंबल होता है और अच्छा, इसके अंदर सिर्फ सिंबल ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को शो कर रही होती हैं। ठीक है, दूसरों से अलग कर रही होती हैं। उसके अंदर इनके लोगोज, इनका स्टाइल, इनकी पैकेजिंग वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब इस तरह के ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ हो। ठीक है, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन हम उस ट्रेडमार्क के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि उसके राइट्स वायलेट हुए हैं। ठीक है, जब एक ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है तभी एक ओनर के उसके ऊपर राइट्स एक्टिवेट होते हैं। और अगर कोई पर्सन जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मार्क था, ठीक है, एंड उसके राइट्स वायलेट हुए, तो अब उसको ज़रूरी नहीं है कि वो शो करे कि उसको कोई उसके बिजनेस को या उसको कोई पर्सनल हार्म पहुंचाए। सिर्फ किसी और पर्सन ने, किसी और कंपनी ने उसका ट्रेडमार्क अगर यूज़ भी किया है, भले से उसको कोई डायरेक्ट अफेक्ट ना पहुंचा हो, ठीक है, कोई भी डायरेक्टली इंजरी ना पहुंची हो, स्टिल वो क्लेम कर सकता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रूफ शो करने के लिए कि उसको एक्चुअली लॉस हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ कलेक्शन शो किए कि आखिर ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट टू क्लियर द विजन ऑफ द ट्रेडमार्क। इसके अंदर ट्रेडमार्क के अंदर लोगोज और सिंबल्स भी आ जाते हैं। अब लोगो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई इमेज हो। लोगोज की भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोगोज होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट पर बेस करते हैं। उसकी कर्सिव, जो उसकी कर्सिव नेचर होती है, वही वो लोगो उसका बन जाता है किसी भी ब्रांड का। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी वर्ड्स या नेम, ठीक है, इवन जो कंपनी, जो बिजनेस का नेम है, वो भी ट्रेडमार्क है। साथ ही साथ अगर कोई बिजनेस है, उसका कोई अपना स्लोगन वगैरह है, ठीक है, तो वो भी उसका ट्रेडमार्क बन जाता है। और अब कोई बिजनेस किस स्टाइल में अपने प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है, वो जो पैकेजिंग है वो भी ट्रेडमार्क है। इसी तरह से बहुत से बिजनेस होते हैं, वो अपना पर्टिकुलर कलर्स लेकर चलते हैं। उनकी अपनी ही खुद खुद की साउंड्स होती हैं जो उनके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, तो उनके वो कलर्स, वो साउंड्स, वो सब भी ट्रेडमार्क होते हैं। ठीक है, इवन अगर कोई बिजनेस है, उस पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस नहीं करता, बट एक ऐसा बिजनेस है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एंड देन वो उससे रिलेटेड अपना कोई ऐसा मार्क बनाते हैं जो उनकी सर्विसेज को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सर्विस मार्क भी ट्रेडमार्क होगा। सो आई होप आपको ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को देखेंगे। बेसिकली ये टॉपिक ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 40 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हुआ है। अब यहाँ पर हम इसके हर एक सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले इसका सब सेक्शन 1, इसमें बताया जा रहा है, अगर एक पर्सन किसी और का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द सेम पर्पस, ठीक है, यूज करता है, यानी कि जिस ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, एंड वो जो बिजनेस उस ट्रेडमार्क के अंडर रन कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कोई पर्सन वही बिजनेस रन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रेडमार्क यूज किया जा रहा है फॉर द सेम पर्पस, फॉर द सेम बिजनेस, तो यहाँ पर डायरेक्टली इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्टली इन्फ्रिंजमेंट। लेट्स सपोज मेरा कोई क्लोथिंग स्टोर है एंड मेरा अपना एक लोगो है उस स्टोर का। कोई और पर्सन भी सेम क्लोथिंग स्टोर खोलता है, ठीक है, सेम टाइप का, एंड देन उसके ऊपर भी वो सेम लोगो यूज़ करने लग जाता है जो मेरे क्लोथिंग स्टोर का है। तो यहाँ पर वो उसने डायरेक्टली इन्फ्रिंजमेंट की है मेरे ट्रेडमार्क की। ठीक है, लोगो भी ट्रेडमार्क है। अब सब सेक्शन 2 के अंदर दो कंडीशंस बताई जा रही हैं कि एक ट्रेडमार्क किस तरह से इन्फ्रिंज होता है। अब सब सेक्शन 2 के अंदर हमें दो कंडीशंस बताई जा रही हैं कि
ये दो कंडीशन है जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्लॉज ए के अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेडमार्क था वो आइडेंटिकल सेम था, बट जो सर्विसेज थी वो एग्जैक्टली सेम नहीं थी, बट वो सिमिलर थी, ठीक है। ऊपर सबसेक्शन 1 में हमने क्या देखा था कि एग्जैक्टली सेम ट्रेडमार्क था और एग्जैक्टली सेम सर्विसेज थी, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम ट्रेडमार्क है बट एग्जैक्टली सेम सर्विसेज नहीं है, ठीक है, वो सिमिलर सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर ये फर्क आ गया। एंड देन क्लॉज बी के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जो मार्क है वो डिसेप्टिवली सिमिलर है, ठीक है। डिसेप्टिवली सिमिलर से मुराद क्या है, यानी कि धोखे से ऐसा फील होता है जैसे इन पे आंख देखे तो ऐसा फील हो कि एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा हट, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क सब जानते हैं, उसका जो लोगो है वो सब जानते हैं। एग्जैक्टली सेम पिज़्ज़ा हट का लोगो मैं यूज़ करूँ बट पिज़्ज़ा हट की जगह मैं पिज़्ज़ा हॉट कर दूँ, ठीक है। इंसान जैसे ही देखे उसको डिसेप्टिवली सिमिलर लगेगा ना, ठीक है। इंसान पहली बारी में एंड मे बी दूसरी तीसरी बारी में भी धोखा ये खाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिसेप्टिवली सिमिलर है, ठीक है। अब भले सर्विसेज सेम हो या चेंज हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर डिसेप्टिवली सिमिलर है। तो हमें यहाँ पर 3 कंडीशंस मिल गई हैं जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होता है। फर्स्टली सेम ट्रेडमार्क था, यूज हो रहा है फॉर सेम सर्विसेज। सेकेंडली सेम ट्रेडमार्क है बट यूज हो रहा है फॉर सिमिलर सर्विसेज, ठीक है। एंड थर्डली यहाँ पर डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क है एंड यूज हो रहा है वो भले वो आइडेंटिकल सर्विस हो या सिमिलर सर्विस हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें थर्ड कंडीशन मिल गई है कि वो डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट सब सेक्शन पर चलते हैं, सब सेक्शन 3। इसके अंदर भी 4 कंडीशंस बताई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 क्लॉजेस हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इनके अंदर अगेन 4 कंडीशंस बताई जा रही हैं जिन कंडीशंस के अंदर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन बता दी गई है कि कोई बंदा अपने कोर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, कोर्स ऑफ ट्रेड या मार्क यानी कि अपने खुद के जो बिजनेस वो रन कर रहा है उसके अंदर किसी और का ट्रेडमार्क इस तरह से यूज़ करता है कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सेम हो या डिसेप्टिवली सिमिलर हो, ठीक है, यानी कि धोखे से उसने सिमिलैरिटीज क्रिएट की हुई हो, ठीक है। और वो अब ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है, जो हम क्लॉज ए बी सी एंड डी के अंदर देखेंगे। तो ये हम सिंपली कहेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लॉज ए देखेंगे। तो क्लॉज ए के अंदर बताया जा रहा है कि कोई पर्सन किसी और का ट्रेडमार्क इस तरह से यूज़ करता है, ऐसे गुड्स के ऊपर यूज़ करता है जिनकी सेम डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कोई पर्सन है, ठीक है, कोई बंदा है, वो अपना एक बिजनेस रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग का, ठीक है। एंड देन उनका पर्टिकुलर क्वालिटी है उनके क्लोथ्स की। फिर दूसरी तरफ एक और बंदा सेम उनका ट्रेडमार्क यूज़ करता है और सेम ही क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि सेम वही कपड़ा वो अपने स्टोर पर भी बेचना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या कहेंगे, ये बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन है। तो सिंपली कोई बंदा अगर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के जो गुड्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स यूज़ कर ले अपनी ही गुड्स के अंदर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे डायरेक्टली इन्फ्रिंजमेंट हुई है उनके ट्रेडमार्क की। अब क्लॉज बी के अंदर हमें बताया जा रहा है कि कोई गुड्स हैं, ठीक है, उनका अपना ही ट्रेडमार्क है। एंड देन कोई दूसरा पर्सन आता है, उन गुड्स से जो गुड्स हैं उनके सिमिलर कोई सर्विसेज निकाल कर एंड उनका ही ट्रेडमार्क यूज कर कर अपना कोई बिजनेस खोल लेता है, तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है लैपटॉप्स की, ठीक है, वो अपने लैपटॉप्स को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आता है और वो अपना एक स्टोर खोलकर बैठ जाता है जहाँ पर वो कंप्यूटर या लैपटॉप सर्विसेज लाइक रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड उसी जो कंपनी जो लैपटॉप्स बना रही है उन्हीं का ही सेम लोगो, सेम ट्रेडमार्क वो अपनी इन सर्विसेज के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इसने यहाँ पर क्या किया कि गुड्स को देखते हुए सिमिलर सर्विसेज निकाली हैं, ठीक है, सिमिलर सर्विसेज निकाली हैं एंड उनका ट्रेडमार्क भी उनके ऊपर यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट है। अब क्लॉज सी के अंदर कुछ सिमिलर हमें कंडीशन बताई जा रही है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊपर हमने देखा था कि भाई गुड्स को देखकर सिमिलर सर्विसेज निकाली जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली सेम सर्विसेज ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं,
ठीक है, एंड देन कोई और बंदा वही सेम सर्विसेज अडॉप्ट कर लेता है। चले यहाँ तक तो ठीक है, आप कर सकते हैं वही सेम सर्विसेज, बट वो क्या करता है, सेम उनका ट्रेडमार्क भी यूज करने लग जाता है। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं कोरियर सर्विस से। ठीक है, कोरियर सर्विस कोई भी कर सकता है, ठीक है, अपना बिजनेस खोल सकता है कोई भी, ठीक है, कोई भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बट फॉर एग्जांपल एक ऑलरेडी कोरियर सर्विस चल रही है एंड देन उसी कोरियर सर्विस का लोगो यूज करते हुए कोई दूसरा बंदा सेम कोरियर सर्विस प्रोवाइड करने लग जाता है, तो अब यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, सेम लोगो यूज नहीं करना, हाँ आप अपनी सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आप सेम लोगो यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्लॉज डी देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सर्विस देकर गुड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्लॉज ए में क्या देखा था, गुड्स को देखकर सर्विसेज क्रिएट की जा रही थी। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर सर्विसेज को देखकर गुड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। लेट्स सपोज एक बिजनेस है, लाइक एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, एंड देन कोई बंदा जो है उस रेस्टोरेंट का सेम ट्रेडमार्क यूज करता है एंड कोई प्रोडक्ट्स बना देता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स लाइक इस तरह से कोई फूड से रिलेटेड ही कोई वैरायटी निकाल देता है, ठीक है, कोई मसाला वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट बनाई जा रही है सर्विसेज देखकर और उनका सेम ही ट्रेडमार्क भी यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क हुई है। अब सब सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉर्नर पे देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर शो की है, पेपाल एंड पेटीएम। देखिए यहाँ पर इनकी ट्रेडमार्क में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, ये डिसेप्टिवली सिमिलर है। ठीक है, तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके अंदर कौन से सबसेक्शन की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। ठीक है, तो अब हम सबसेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें दो रिक्वायरमेंट्स बताई जा रही हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ एंड लिखा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों क्लॉजेस में जो रिक्वायरमेंट्स है ये रिक्वायर्ड हैं, जब भी हम सब सेक्शन 4 के अंदर बोलेंगे कि यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि एक पर्सन किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज जब करता है, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो एक आइडेंटिकल यूज करे या फिर डिसेप्टिवली उसका यूज करे। ठीक है, सेकेंडली बी क्लॉज में बताया जा रहा है कि वो उसका इस्तेमाल जो है वो मतलब जिस ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिस सर्विसेज जिस गुड्स के लिए वो रजिस्टर्ड है उससे सिमिलर, मतलब उससे सिमिलर ना हो। ठीक है, यानी कि बिल्कुल चेंज सर्विसेज हो, बट उसका ट्रेडमार्क यूज किया जा रहा है। और आगे ये प्रोविजन कंटिन्यूड है, बोला जा रहा है कि अब ये जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उनका ट्रेडमार्क का भले किसी भी दूसरी मतलब टाइप की गुड्स के अंदर, किसी दूसरी टाइप की सर्विसेज के अंदर यूज कर लिया गया है, एंड देन जो ओरिजिनली सबसे पहले जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था जिस गुड्स एंड जिस सर्विसेज के लिए, उसकी रेप्यूटेशन को हार्म पहुंच रहा है। जो एक ऑलरेडी वेल नोन ट्रेडमार्क था, अब अ, उसकी यूनिकनेस जो है सोसाइटी के अंदर वो ख़त्म होती जा रही है, वो अब ओरिजिनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंच रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो सब सेक्शन 4 के अंडर इन्फ्रिंजमेंट हुई है। लेट्स जस्ट टेक अ एग्जांपल, पिज़्ज़ा हट। ठीक है, यहाँ पर पिज़्ज़ा हट एक रेस्टोरेंट है, हम सब जानते हैं, बट मैं उस पिज़्ज़ा हट का नेम एंड जो उसका ट्रेडमार्क है उसको यूज़ कर कर कोई कोरियर सर्विस स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट ही मैंने सर्विस यूज़ कर दी है। ठीक है, मतलब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है पिज़्ज़ा हट जो उनकी रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अंडर सबसेक्शन 4 इन्फ्रिंजमेंट हुई है और इसकी वजह से उनकी जो बिजनेस है पिज़्ज़ा हट उसको अफेक्ट भी पहुंचा, उसको हार्म भी पहुंच रहा है। अब हम सब सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो ट्रेड नेम है उसको एज अ ट्रेडमार्क यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई पर्सन जो है किसी और का ट्रेड नेम, ठीक है, जो उसका ट्रेडमार्क है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एक ट्रेड नेम जो है, जो बिजनेस का नाम है वो भी ट्रेडमार्क होता है। अगर कोई बंदा किसी और बिजनेस का नाम इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, तो ये क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट है। या फिर उस ट्रेड नेम का कोई पार्ट अपने इसके अंदर इस्तेमाल कर लेता है, अपने बिजनेस के नेम के अंदर इस्तेमाल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पीछे देखा पेपाल, ठीक है, यहाँ पर पे का वर्ड यूज करके पेटीएम कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पे का वर्ड सेम उसी पे को यूज किया गया, यानी कि
उस नेम का कुछ पार्ट अपने बिजनेस के नेम के अंदर शामिल कर दिया गया है विदाउट परमिशन, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि ये इन्फ्रिंजमेंट है। अब हम सबसेक्शन 6 की तरफ चलते हैं। इस सबसेक्शन के अंदर दो बातें बताई जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर डोमेन का जिक्र हो रहा है। अब डोमेन क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है। डोमेन बेसिकली ये बेसिकली एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, आपने गूगल की जो एड्रेस बार होती है ये उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। आपके पास जो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये डोमेन नेम है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई बंदा अपनी डोमेन नेम में किसी और का डोमेन नेम यूज कर ले, ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये इन्फ्रिंजमेंट है। या उसका उस डोमेन नेम का कोई पार्ट यूज कर ले तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट है। लेट सपोज, ठीक है, हमारे चैनल की एक वेबसाइट है, ठीक है, जूरिस्टेल्स की, एंड देन उसका जो डोमेन है वो है www.domain.com, juristales.com। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि दराज एक बहुत बड़ी बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, मैं अपने इस वेबसाइट की जो डोमेन है, ठीक है, www.juristales.com के अंदर दराज का नाम भी शामिल कर लेती हूँ, लाइक www.com www.juristales.daraz.com। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर भी उसका पार्ट शामिल कर लिया, तो यहाँ पर क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट है। या फिर मैं इस तरह से अपना नाम ही ना लिखूं, सिर्फ दराज का ही नेम यूज कर लूं अपनी डोमेन के अंदर, लाइक अगर दराज का www.daraz.com है तो मैं www.daraz456.com करके यूज कर लूं, तो ये क्या है, ये भी इन्फ्रिंजमेंट है। अब सेकेंडली यहाँ पर जो कंडीशन बताई जा रही है, हम सबको पता है कि जो डोमेन नेम होती है हमने परचेज करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग एक ऑनलाइन बिजनेस कंपनीज होती है, वहां से हम लोग इनको परचेज करते हैं। अब वो कंपनी, ठीक है, एक बंदे को सेल आउट कर रही है वो डोमेन, ठीक है, जो बायर है, ठीक है, वो क्या, प्रोप्राइटर है। अब वही कंपनी सेम डोमेन किसी और पर्सन को भी सेल आउट कर देती है। ठीक है, तो अब ये इन्फ्रिंजमेंट है। विदाउट द इंटेंशन ऑफ ओरिजिनल प्रोप्राइटर वो किसी और को भी प्रोप्राइटर इंक्लूड करवा देती है, यानी कि उसको भी सेल आउट कर देती है, तो ये भी क्या, इन्फ्रिंजमेंट है। ओके, तो अब हम सबसेक्शन 7 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर लेबल्स का जिक्र हो रहा है। ठीक है, आपके साइट पर मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, आप देख सकते हैं, इनको लेबल्स कहते हैं, जो बेसिकली क्लोथ्स वगैरह होते हैं उनके बैक पर लगे होते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल है जो एक्चुअली में किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोडक्ट या उसका मटेरियल नहीं है। ठीक है, बट उस मटेरियल के ऊपर उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का लेबल लगाया जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट है। अब यहाँ पर लेट सपोज, अब यहाँ पर एक और भी कंडीशन है कि या तो कंप्लीटली एग्जैक्ट वही लेबल यूज किया जाए, या फिर कुछ उस रजिस्टर्ड लेबल का, ठीक है, कुछ पार्ट यूज किया जाए। लेट सपोज एक कंपनी है फैशन क्राफ्ट, उसका जो सिंबल है वो है एफ, स्टाइलिश एफ। ठीक है, वो अपने पीछे लेबल्स के ऊपर भी एफ लगाती है। अब कोई पर्सन है, वो क्या करता है, बनाता है अपना कोई मटेरियल, ठीक है, वो भी अपने कपड़े बनाता है, एंड उसके ऊपर वो ही स्टाइलिश एफ एज अ लेबल यूज करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, उसने वो पार्ट यूज किया, एग्जैक्टली इस पूरा नेम यूज नहीं किया, बट वो स्टाइलिश एफ यूज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इन्फ्रिंजमेंट है। यहाँ फर्दर आके लाइबिलिटीज भी बताई जा रही हैं कि अब जो बंदा ये काम करता है तो लाइबिलिटीज किस किस के ऊपर आएंगी। सबसे पहला, जो बंदा ये एक्चुअली में काम कर रहा है, ठीक है, जो ये लेबलिंग लगा रहा है। सेकेंडली, जो सेलर है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर एक सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, जो इन बंदों से परचेज कर रहा है, उसके ऊपर भी लाइबिलिटीज इम्पोज्ड है, क्योंकि उसकी वहां पर जिम्मेदारी है कि वो एक बंदे से प्रोडक्ट ले रहा है, तो सब दुकानदारों को पता होता है प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अभी उसको पता है ये जो प्रोडक्ट आ रही है ये नकली है। ठीक है, यहाँ पर उसकी लाइबिलिटीज हैं कि वो उसको उसकी यहाँ पर ड्यूटी थी कि उसने एनी हाउ चेक करके ही वो प्रोडक्ट को लेनी है, ताकि वो आगे अपने कस्टमर्स को सेल आउट करे, तो यहाँ पर लाइबिलिटीज एक सेलर के ऊपर भी जाएंगी। अब यहाँ पर सबसेक्शन 8 के अंदर एक्सेप्शन बताई जा रही है उन सेलर्स के लिए कि वो सेलर्स इन अगर ये ग्राउंड्स प्रूफ कर दें तो उनको छोड़ा जा सकता है, रिहा किया जा सकता है। ठीक है, अब इन सेलर्स के ना बताया जाए, सबसे पहले तो वो लोग जो दुकानदार हैं, ठीक है, जो
अपनी शॉप खोल के बैठे हैं और डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल आउट कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो मार्केट तक ये लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कंपनी की तरफ से उनको प्रोडक्ट मिल रही है एंड देन वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड दूसरे कौन से लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि जो दर्जी वगैरह जिनको टास्क दिया गया है कि आपने इन लेबल्स को लगाना है, ठीक है। तो ऐसे जो मैन्युफैक्चरर, इन तमाम लोगों को ये ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है कि इनके ऊपर से लायबिलिटीज खत्म हो सकती हैं कि अगर ये ग्राउंड्स प्रूव कर दें। अब क्लॉज ए बी एंड सी यहाँ पर वो ग्राउंड्स बताए जाने हैं। सबसे पहले आपने इस पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंड और यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्लॉज ए के बाद एंड यूज हुआ है एंड देन क्लॉज बी के बाद और यूज हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो भाई आपने क्लॉज ए को तो प्रूफ करना ही करना है एंड देन उसके साथ साथ आपने या तो क्लॉज बी या क्लॉज सी को भी प्रूफ करवाना है, ठीक है। यानी कि आपने 2 ग्राउंड्स एटलीस्ट प्रूफ करवाने हैं। सबसे पहले क्लॉज ए के अंदर बताया जा रहा है कि आपने बताना है कि आपने रीजनेबल प्रिकॉशंस ली थी, ठीक है। आपने हर चीज़ को सस्पेक्ट किया था लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा जीनियन मार्क ही नहीं मिला था, कोई ऐसा हिंट ही नहीं मिली थी जिससे आप वो डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या चीज़ और प्रूफ करवानी है, क्लॉज बी के अंदर बताया जा रहा है इसके साथ साथ आप ट्राइब्यूनल को ये भी बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन आप तक लेकर कौन आया था, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट थी वो आप तक कौन लेकर आया था, या फिर आप ये प्रूव कर दें कि आप सारे सिनेरियो के अंदर इनोसेंट थे, आपको पता ही नहीं था, तब आपके ऊपर से लाइबिलिटीज हट जाएंगी। तो ये हमारा सेक्शन 40 था। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके साथ साथ सेक्शन 41 भी हमारे पास है। इसके अंदर भी बताया जाए कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो सकता है बाय ब्रीच ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब इस ब्रीच ऑफ रिस्ट्रिक्शंस में क्या क्या आ जाता है, आपके पास जो भी पैकेजिंग होती है उसके पीछे एक नोटिस बोर्ड होता है जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई होती है कि आप इसको आग के करीब ना लेकर जाइएगा, या इसको आप या डस्टबिन में नहीं फेंकिएगा, या इस तरह की, ठीक है। वो जो नोटिस बोर्ड होता है उसको हम प्रोहिबिशन नोटिस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपके पास जो प्रोहिबिशन नोटिस होता है उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लिखी होती हैं कि आपने ये तमाम चीज़ें नहीं करनी। अगर आप उनकी ब्रीच करते हैं, उनको ब्रीच करते हैं तो आप उनका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी ऐसी प्रोहिबिशंस हैं जिसकी वजह से ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होता है, ठीक है। सारी जो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लिखी होती हैं वो तमाम कि उनकी ब्रीच होगी तब ट्रेडमार्क ब्रीच इन्फ्रिंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, जब वो रिस्ट्रिक्शंस ब्रीच होंगी तभी इन्फ्रिंजमेंट होगी, वो हमें यहाँ पर आगे बताई जा रही हैं। क्लॉज ए के अंदर बताया जा रहा है सिंपली जो प्रोडक्ट है आप उसका ऊपर का जो पैकेज है वो चेंज कर कर और अपना नाम देकर उसको सेल आउट करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई मसाला है, ठीक है, एक कंपनी मसाला बना रही है और कोई दूसरा पर्सन आता है वो सेम मसाला यूज करता है बट उसका पैकेज चेंज कर देता है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोहिबिशन नोटिस ब्रीच हुआ है, ठीक है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस ब्रीच हुई हैं। क्लॉज बी में बताया जा रहा है सिंपली आप जो रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लिखी हुई हैं आप उनको अल्टर कर दें या रिमूव कर दें, ये भी प्रोहिबिशन नोटिस जो है उसकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ब्रीच हुई हैं। क्लॉज सी के अंदर बताया जा रहा है कि लाइक आपकी जो पीछे प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, ठीक है। आप उन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिमूव करवा दें कंप्लीटली या पार्शली, तो ये भी क्या इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। ये उन रिस्ट्रिक्शंस की इन्फ्रिंजमेंट है। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट होती है इसके अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो वेरीफाई कर रही होती हैं प्रोडक्ट्स को। लाइक इस्लामिक अथॉरिटीज़ होती हैं जो हलाल प्रोडक्ट की हलाल है या हराम, ठीक है, वो चेक कर रही होती हैं। तो जब वो चेक कर लेती हैं तो उसके पीछे एक सिंबल आ जाता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट हलाल है। तो इस तरह की कोई इंडिकेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो उसको रिमूव करना, वो भी इन्फ्रिंजमेंट है। अब क्लॉज डी के अंदर सिंपली बताया जा रहा है कि आप सिंपली अप्लाई कर दें कोई और ट्रेडमार्क, ठीक है। ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रेडमार्क लगा था लेकिन आप उसके ऊपर कोई और ट्रेडमार्क भी यूज़ करवा दें तो यहाँ पर भी इन्फ्रिंजमेंट होगी। और अब क्लॉज ई के अंदर सिंपली बताया जा रहा है कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ चिपका दें जो उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रही हो, ठीक है। लाइक कोई ऐसा आप पोस्ट ऐसा स्टिकर वगैरह लगा दें जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो जो सूटेबल नहीं हो उस प्रोडक्ट के लिए, जो उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रही हो, तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट है।
और अब यहाँ पर सिंपली प्रोवाइडेड दैट में बताया जाता है, एक एक्सेप्शन बताई जा रही है कि कोई बंदा अगर गुड फेथ में काम कर रहा था और उसको उस प्रोहिबिशन नोटिस के बारे में भी नहीं पता था, तो अब वो इनोसेंट है। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई भी क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।